नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमारे लगभग 8 से 9 लेक्चर हो चुके हैं पॉलिटी के ऊपर। इन लेक्चर्स में हमने भारत के संवैधानिक इतिहास को पूर्ण विस्तृत रूप से समझा और संविधान सभा को भी हमने डिटेल से देखा। दोस्तों, आज हम चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं संविधान के स्रोतों पर। जैसे कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि संविधान सभा, विशेषकर प्रारूप समिति व अंबेडकर ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद उन संविधानों के महत्वपूर्ण व लाभकारी प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया। इसी कारण से आलोचक आलोचना करते हुए इसे उधार का संविधान करार देते हैं। हालांकि इसका उत्तर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में ही दिया था, जिस पर हम चर्चा करेंगे जब हम बात करेंगे संविधान की विशेषताओं के ऊपर। अभी प्रश्न उठता है कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस देश के संविधान का है, या सबसे ज्यादा प्रोविजंस हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जिस दस्तावेज का भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है वो किसी देश का संविधान नहीं अपितु भारत शासन अधिनियम 1935 है। इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे संविधान पर है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा लगभग 60% हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और न सिर्फ लिया गया है बल्कि कुछ प्रावधान तो सीधे सीधे 1935 के अधिनियम से उठाकर संविधान में शामिल कर लिए गए हैं। आप एक तरफ संविधान की कॉपी रखिए, एक तरफ 1935 का अधिनियम रखिए, तो आप उन्हें पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों चीजें एक ही व्यक्ति ने लिखी हैं। यानी शब्दशः हमने अपने संविधान में उन प्रावधानों को उठा लिया है। इसी कारण संविधान के आलोचक भारतीय संविधान को 1955 के संविधान की प्रतिलिपि कहते हैं या फोटोकॉपी करार देते हैं। ये बात हम पहले भी लिख चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं और लिख भी चुके हैं, तो आप नोट कीजिएगा। संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। आप ऐसे नोट कीजिए कि संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा देखिए, एग्जैक्ट मैं ये नहीं कह रहा कि ये 60% है, हो सकता है 65% हो सकता है 55% हो, लगभग 60% हिस्सा। यानी अगर हम देखें तो लगभग 60% हिस्सा हमने सीधे सीधे 1935 के भारत शासन अधिनियम से उठाया है। भारत शासन अधिनियम 1935 का है। हमने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे दासता का अधिकार पत्र कहा था, जिन्ना ने इसे सड़ा गला और अस्वीकृति योग्य करार दिया था, परंतु यह इतना भी खराब नहीं था। इसमें बहुत से अच्छे प्रावधान थे, तभी तो हमने सीधे सीधे संविधान में उठा लिए। तो कुछ प्रावधानों पर आपत्ति थी, लेकिन यह कह देना कि पूरा का पूरा अधिनियम खराब था या अंग्रेजों की पूरे के पूरे अधिनियम को बनाने की नीयत अच्छी नहीं थी, तो यह कहना गलत होगा। ये हम नोट कर चुके हैं कि संविधान के आलोचक भारतीय संविधान को 1935 के संविधान की प्रतिलिपि कहते थे। अगर किसी को ने वो क्लास नहीं की है या उसे दोबारा नोट करना है तो वो नोट कर सकता है, मैं बोल देता हूँ। संविधान के आलोचक
भारतीय संविधान को 1935 के संविधान की अधिनियम की प्रतिलिपि या फोटोकॉपी कहते हैं। इसके अलावा अब हम चर्चा करेंगे देश बाई देश की इंग्लैंड से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, फ्रांस से, सोवियत संघ से कौन से प्रावधान लिए हैं। यहाँ हम सिर्फ उन प्रावधानों को नोट करेंगे, डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूरा संविधान पढ़ना है और हर प्रावधान पर अपने टॉपिक में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हमें यहाँ पर प्रावधान नोट करने, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न आता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, सीधे प्रश्न आएगा। और आप मान के चलिए कि एक प्रश्न इस चैप्टर से आता ही आता है और हमें ये रटना है। तो सबसे पहले नोट करेंगे हम इंग्लैंड को। एक तरीका तो होता है कि प्रावधानों को पढ़ लीजिए और कहाँ से नोट किया गया देश है वो कर लीजिए, जैसे कि संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। या एक तरफ आप देश ध्यान रख लीजिए और देश के सभी प्रावधान एक जगह नोट कर लीजिए। तो हम देश एक तरफ लिखेंगे और उसके सभी प्रावधानों को एक तरफ लिखेंगे। तो इंग्लैंड से अगर हम देखें तो संसदीय शासन व्यवस्था, एक बार आप नोट कर लीजिए पहले, संसदीय शासन व्यवस्था। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने इंग्लैंड से लिया है। विधि का शासन हमने इंग्लैंड से लिया है। सामूहिक उत्तरदायित्व हमने इंग्लैंड से लिया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने इंग्लैंड से ली है। लोकसभा अध्यक्ष का पद हमने इंग्लैंड से लिया है। इसके अलावा संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, देखिए इस बात को समझिए कि राष्ट्रपति का पद हमने इंग्लैंड से नहीं लिया, क्योंकि इंग्लैंड में तो राष्ट्रपति होता ही नहीं है, वहां पर तो सम्राट होता है। ठीक है, हमने चर्चा की थी कि इंग्लैंड गणतंत्र राष्ट्र नहीं है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है पर गणतंत्र राष्ट्र नहीं है। हमने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करी थी कि गणतंत्र राष्ट्र वे राष्ट्र होते हैं जहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव उनकी जनता के द्वारा होता है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अमेरिका में प्रत्यक्ष गणतंत्र है जबकि भारत में अप्रत्यक्ष गणतंत्र है, पर दोनों ही देश गणतंत्र हैं। जबकि इंग्लैंड में वहां पर वंशानुगत राष्ट्राध्यक्ष का प्रावधान है, अर्थात वहां गणतंत्र नहीं है। पर वहां जो संवैधानिक स्थिति है सम्राट की, वही संवैधानिक स्थिति भारत में राष्ट्रपति की है। यानी पद हमने इंग्लैंड से नहीं लिया, किंतु संवैधानिक स्थिति हमने राष्ट्रपति की इंग्लैंड से ग्रहण की है। अब देखिए संसदीय शासन व्यवस्था, तो भारत की संसद दो सदन, लोकसभा व राज्यसभा, वह भारत के राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। ये हम कहते हैं ना, भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति शामिल होता है। तो यह व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था कहलाती है। लोकसभा और राज्यसभा से पहले हमें किसी अधिनियम को या किसी विधेयक को पारित कराना होता है, और वो अधिनियम जब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि संसद में न लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं आते, बल्कि राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। इस व्यवस्था को संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं, और ये हमने इंग्लैंड से ग्रहण करी है। वहां पर संसद के दोनों सदन और सम्राट से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। उसी प्रकार भारत में दोनों सदन और राष्ट्रपति मिलकर के संसद बनाते हैं। ठीक है,
एकल नागरिकता भी हमने इंग्लैंड से ग्रहण करी है। देखिए आम बोलचाल में हम कह देते हैं कि हम मध्य प्रदेश से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम तमिलनाडु से हैं, हम महाराष्ट्र से हैं, हम केरल से हैं, लेकिन वास्तव में भारत में राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती। भारत में केवल एक नागरिकता होती है, हमारी सिर्फ एक ही पहचान है कि हम सब भारतीय हैं। आप अमेरिका में देखिए तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां पर नागरिक अपने राष्ट्र की नागरिकता भी रखता है, यानी अमेरिकन भी कहलाता है। उसके अलावा वो जिस राज्य का है वहां उस राज्य की नागरिकता उसे अलग से प्रदान की जाती है। वहां पर राज्य का अपना संविधान होता है, राज्य के नागरिकों की अपनी नागरिकता होती है, इसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। पर इंग्लैंड में एकल नागरिकता का प्रावधान है, उसी तरीके से भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। विधि का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि निर्माण की प्रक्रिया, इन सब पे हम चर्चा करेंगे डिटेल से इनके टॉपिक में। लेकिन विधि निर्माण की प्रक्रिया में अभी बता चुका कि दोनों सदनों से पहले विधेयक को पारित कराना होता है और उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। यह व्यवस्था हमने इंग्लैंड से ग्रहण करी है। लोकसभा अध्यक्ष का पद हमने इंग्लैंड से ग्रहण करा है और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, ये सभी हमने इंग्लैंड से ग्रहण करे हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि हमने आयरलैंड से क्या लिया है। तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को उसका उत्तर भी पता है कि नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है, और अब आजकल ये प्रश्न आता नहीं है, और आपको पता तो है ही, और आपको पता होना भी चाहिए कि नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। 1935 का अधिनियम पढ़ाते समय मैंने चर्चा करी थी कि 1935 के अधिनियम में पहली बार एक चैप्टर शामिल किया गया जिसे निर्देशों का उपकरण कहते हैं, और वो जो निर्देशों का उपकरण है वही वर्तमान संविधान में नीति निदेशक तत्व कहलाता है। तो फिर हम ये क्यों नहीं कहते कि नीति निदेशक तत्व हमने भारतीय संविधान शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए हैं? हम ये क्यों कहते हैं कि हमने आयरलैंड से लिए हैं? तो इसके दो कारण हैं। पहली बात कि जो ये निर्देशों का उपकरण जो भारत शासन अधिनियम 1935 में है वह भी आयरलैंड से ही प्रभावित है, तो मूल रूप से तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरी बात, जो संविधान में नीति निदेशक तत्व हैं और जो 1935 के अधिनियम में निर्देशों का उपकरण था उसमें एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है, वे एक समान नहीं है। तो हमारे जो नीति निदेशक तत्व जो हमने संविधान में लिए हैं वे आयरलैंड से ज्यादा नजदीक प्रतीत होते हैं बजाय 1935 के भारत शासन अधिनियम के। इसलिए नीति निदेशक तत्व कहां से ग्रहण किए गए, ये प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर होगा आयरलैंड। इसके अलावा राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था, राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था, जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य होते हैं, जिसमें 238 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, इन फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं जिन्होंने बहुत ही अतुलनीय योगदान दिया होता है, ऐसे कुछ लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 12 लोगों को। और ये जो राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था है ये भी हमने आयरलैंड से ही ग्रहण करी है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति टॉपिक में हम इसे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एक बड़ा टॉपिक है ये, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। तो ये एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे। अभी आपको यहाँ सिर्फ ये समझना है कि ये जो प्रक्रिया है निर्वाचन की, ये हमने आयरलैंड से ग्रहण करी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
सोवियत संघ। देखिए उस समय रूस नहीं था जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा है, तब जो देश था वो था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। और सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण करा है। हालांकि संविधान निर्माण के समय नहीं ग्रहण करा, क्योंकि संविधान का जब निर्माण हुआ था तब मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की चर्चा संविधान सभा में अवश्य हुई थी, किंतु मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, परंतु जो मौलिक कर्तव्य हैं वो ग्रहण हमने किए हैं सोवियत संघ के संविधान से। कोई डाउट नहीं? तो चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो आपसे पूछे संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ग्रहण करी है, तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण करी है। विस्तृत रूप से चर्चा तो संविधान संशोधन पढ़ाते समय बताएंगे, लेकिन आपको भी यहाँ पे बता दें कि अनुच्छेद 368 भारत संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, जिसमें दो प्रकार से संविधान का संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है, बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन उनमें से 2 ही तरीके हैं जो 368 में दिए हुए हैं। एक तो साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से किए जाने वाले संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं किए जाते। अभी आपको शायद, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर पढ़ते समय में मैं बहुत विस्तृत चर्चा करूंगा और आपको समझा के रहूंगा, आपके दिमाग में बिठा के रहूंगा, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। अभी आप बस ये समझ लीजिए कि साधारण बहुमत से किए जाने वाले संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आते। इसके अलावा विशेष बहुमत से किए जाते हैं जो संशोधन, वो अनुच्छेद 368 में दिए हुए हैं। और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की अनुमति, इसे आप अति विशेष बहुमत कह सकते हैं। अभी यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, तो अभी आपको ज़्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और ये जो प्रक्रिया है ये हमने ग्रहण करी है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ग्रहण करी है, तो ये हमने ग्रहण करी है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। और क्या लिया है हमने, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था हमने आयरलैंड से ली। 12 सदस्य वहां मनोनीत किए जाते हैं, जबकि 238 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो ये जो 238 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन हो रहा है, ये निर्वाचन का प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान हमने आयरलैंड से लिया है, और राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये हमने कहां से लिया है, तो ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, जर्मनी। जर्मनी से हमने आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन।
आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और हमें संविधान निर्माण के समय 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं और इन मौलिक अधिकारों को केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है, यानी कि इनमें हमसे छीना नहीं जा सकता। मौलिक अधिकारों को भारतीय नागरिकों से छीना नहीं जा सकता, इनका निलंबन भी नहीं किया जाता, किंतु आपात स्थिति में जब राष्ट्र संकट में हो, आपातकाल लगा हो देश में, तो आपात स्थिति में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है अनुच्छेद 21 को छोड़ करके। अनुच्छेद 21 जो मानव को जीवन का अधिकार देता है उसे छोड़ करके अन्य शेष मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो यह निलंबन राष्ट्रपति करते हैं और यह आपातकाल में किया जाता है। तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन हमने ये जर्मनी से लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं या मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं, तो वो लिए हैं हमने अमेरिका के संविधान से, पर मौलिक अधिकारों का निलंबन हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। देखिए, ये मुझे ना याद नहीं होता था, बहुत कंफ्यूज करता था, तो मैंने ऐसे याद किया था कि जर्मनी में तानाशाह हिटलर हुआ है और हिटलर के आगे किसके मौलिक अधिकार चलते हैं, उसने तो सब निलंबित कर दिए। तो आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन का प्रावधान हमने जर्मनी से लिया है। ये मेरे याद करने का तरीका था, आप अपने तरीके ईजाद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है याद करना, आपको याद अवश्य करना है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले देश की तरफ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम में भी हमने पढ़ा था कि विधिक विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया था, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। केंद्र सूची वे सूची थी जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को था। राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का या विधि निर्माण का अधिकार राज्य सरकार को था। समवर्ती सूची में वे विषय लिखे गए थे जिन पर विधि निर्माण का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को था। यही सेम प्रावधान भारतीय संविधान में भी ग्रहण किए गए हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। यदि केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग कानून बना रहे हैं कि केंद्र ने कानून बनाया हुआ है, राज्य ने नहीं, तो कोई समस्या ही नहीं है। उस विषय पर राज्य ने कानून बना रखा है, केंद्र का कोई कानून नहीं है, तब भी कोई समस्या नहीं है। दोनों ने कानून बनाए हुए हैं और दोनों कानून एक दूसरे का विरोध नहीं करते, तब भी कोई समस्या नहीं है। पर यदि केंद्र के बनाए कानून और राज्य के बनाए कानून में टकराव की स्थिति हो जाए तो केंद्र का कानून वरीयता प्राप्त करता है या केंद्र का कानून प्रभावी होता है, राज्य का कानून निरस्त हो जाता है। कब तक? जब तक केंद्र अपने कानून को वापस न ले ले। एक बार केंद्र ने अपना कानून समाप्त कर दिया तो राज्य का कानून चलेगा। पर यदि दोनों कानून उपस्थित हैं और दोनों में टकराव है तो केंद्र को ज्यादा महत्व दिया गया है, केंद्रीय कानूनों को अधिक शक्ति प्राप्त है। तो ये जो समवर्ती सूची का ये जो प्रावधान है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। समवर्ती सूची। ठीक है, इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा, जो हमारी प्रस्तावना है, इसके बाद हमारा अगला चैप्टर संविधान की विशेषताएं हैं और उसके बाद हम प्रस्तावना प्रारंभ कर देंगे और विधिवत रूप से हमारी संविधान की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है।
इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयकों को छोड़ करके, यानी कि साधारण विधेयकों पर हमने विधि निर्माण की प्रक्रिया देखी है कि लोकसभा से कोई विधेयक पारित होता है या राज्यसभा से, किसी भी एक सदन से कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो वो दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन या तो उस विधेयक को पारित कर देता है या वापस कर देता है। वापस कर देता है तो फिर वो पुनः संशोधित होकर आता है या जो भी उसमें विवाद होता है, पर यदि वो पारित कर दे तो राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए। पर यदि पारित ही नहीं करा, एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे सदन ने उसको विधेयक को पारित नहीं करा या किसी भी बात पर विवाद हो गया जिसका समझौता नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं कि आप दोनों एक ही फ्लोर पे आ जाइए, अब तय कर लेते हैं इस विधेयक का क्या करना है। तो ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। जापान से आपको एक चीज याद रखनी है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने जापान से ग्रहण करी है। तो आपसे पूछे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ग्रहण करी है या हमने जापान से कौन सा प्रोविजन ग्रहण करा है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस, तो देखिए हमने फ्रांस के संविधान से नहीं पर फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति की मूल आत्मा क्या थी? स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी तो नारा लगा था स्वतंत्रता फ्रांसीसी भाषा में, ये नारे नहीं लगे थे, मुझे इन शब्दों को जो फ्रांसीसी भाषा में कहा जाता है, तो फ्रांसीसी भाषा में जो नारे लगे थे उन्होंने कहा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो सिद्धांत है या जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ये हमने फ्रांस से ली है या फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर ग्रहण किया है संविधान के अंदर। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है। कनाडा, तो देखिए भारत एक संघ राष्ट्र है। आपने जब ये हम संविधान की विशेषताएं पढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत एक संघ राष्ट्र है, किंतु यह पूर्ण संघ राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक संघीय राष्ट्र, संघीय संविधान जो संघीय राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और एक एकात्मक संविधान। तो संघ राष्ट्र में राज्य होते हैं और देश होते हैं, इन दोनों के अपने अलग अलग अधिकार स्वतंत्र रूप से घोषित किए जाते हैं। जैसे कि अमेरिका पूर्ण संघीय राष्ट्र है, वहाँ देश का संविधान अलग है, राज्यों का संविधान अलग है। उस वहाँ पर अमेरिका में विधि निर्माण में राज्य ज़्यादा पावरफुल है, जबकि भारत में राज्य उतने शक्तिशाली नहीं है, यहाँ केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। अमेरिका में राज्यों को ये अधिकार प्राप्त है कि यदि वे राष्ट्र से संतुष्ट नहीं तो विधि की प्रक्रिया का पालन करते हुए वे देश से अलग भी हो सकते हैं, वे देश से अलग भी हो सकते हैं। जो अमेरिका का गृह युद्ध हुआ था अब्राहम लिंकन के समय में, वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि दक्षिण राज्यों ने स्वयं को अमेरिका से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। किंतु भारत में किसी भी राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वे अपने आप को भारत से अलग घोषित कर सके। भारत में राज्य शामिल किए जा सकते हैं, सिक्किम को शामिल किया था हमने, पर
कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वे किसी राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दे, या किसी राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को भारत से स्वतंत्र घोषित कर दे। यदि वो ऐसा करता है तो ये विद्रोह कहलाएगा और सख्त कार्यवाही की जाएगी उसके खिलाफ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा संघीय राष्ट्र है वो अमेरिका जैसा नहीं है। तो फिर ये हमने संघ राष्ट्र को, ये जो प्रावधान हमने किए हैं, ये हमने कहाँ से उठाए हैं? तो ये हमने कनाडा से उठाए हैं। यानी केंद्र और राज्य के बीच जो हमारे राष्ट्र में संविधान संबंध हैं, या हमारे संविधान में जो केंद्र राज्य के बीच संबंध हैं, ये हमने कनाडा से उठाए। तो जब भी आपको संघीय ढांचे से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप समझ लीजिएगा कि उसका उत्तर कनाडा है। भारत का संघीय ढांचा, या आप कह सकते हैं हमारा पूरा का पूरा एक टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, तो जो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध हैं वो भी हमने कनाडा से ही ग्रहण किए हैं। संघ व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा, संघ व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा, या केंद्र, आप यहाँ पे केंद्र लिख लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण करी है, लेकिन 1935 का अधिनियम पढ़ाते समय मैंने आपको अवशिष्ट शक्तियां पढ़ाई थी कि ऐसे विषय जो तीनों में से किसी भी सूची में नहीं लिखे गए हैं। मैंने आपको बताया था कि 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का कानून गवर्नर जनरल को दिया गया था। तब मैंने आपको चर्चा की थी कि वर्तमान संविधान के मुताबिक अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का जो प्रावधान है या जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियों पर या संसद के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, मतलब संसद के पास है, राज्यों के पास नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो अवशिष्ट शक्तियां भारत की संसद के पास हैं, ये प्रावधान भी हमने कनाडा से ही ग्रहण किया है। ये भी आप देखिए केंद्र राज्यों के बीच संबंधी तो बता रहा है। तो अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां भारत की संसद के पास, ये भी हमने कनाडा से ही ग्रहण किया है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल राज्यों का हेड होता है, अध्यक्ष होता है राज्य का, और उसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जा रही है। तो ये भी तो केंद्र का राज्य पर नियंत्रण कर स्थापित करने का ही एक तरीका हुआ, केंद्र राज्य संबंधों से ही तो रिलेटेड हुआ। तो देखिए जितने भी संघीय ढांचे हैं वो सभी कनाडा से ग्रहण किए हैं हमने। राज्यपाल की नियुक्ति, इसके अलावा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। ठीक है, इसे हम परामर्शी अधिकार कहते हैं। राष्ट्रपति चैप्टर में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श, उच्चतम न्यायालय से परामर्श, ये भी हमने कनाडा से ही ग्रहण किया है। तो कनाडा से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है। भारत का संघीय ढांचा, केंद्र राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा, अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संसद के पास, केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श या राज्यपाल की नियुक्ति, इतने सारे प्रावधान हमने कनाडा से ग्रहण किए हैं। इसके अलावा हमारा एक अंतिम देश बच गया है यूएसए। अमेरिका से भी हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है। एक बार हम सारा लिख लेते हैं।
न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होना, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होना, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होना। ठीक है। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या इसी को हम कहते हैं लोकहितवाद, लोकहितवाद। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन तो हो गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, या आप इसी को कह सकते हैं शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। तो इतने सारे प्रावधान हमने अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या शक्तियों का पृथक्करण, उपराष्ट्रपति का पद, या PIL और लोकहितवाद। ये सभी प्रावधान हमने USA से लिए हैं। इन सभी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति टॉपिक के दौरान हम राष्ट्रपति का महाभियोग पर चर्चा करेंगे। तो PIL जब हम पढ़ेंगे तो PIL तो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का पृथक्करण, ये हम जब संसद पढ़ेंगे या जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, तब इस शक्तियों के पृथक्करण पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मूल अधिकार के दौरान हम न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ेंगे। जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो सबसे पहला सामना हमारा इस न्यायिक पुनरावलोकन से ही होगा। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार प्रारंभ होते हैं और अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। हालांकि ये जो न्यायिक पुनरावलोकन शब्द है ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है, पर अनुच्छेद 13 इस न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। और आपको बता दें ये प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। और विश्व में भारत और अमेरिका ही दो ऐसे देश हैं जहां न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है ये। ठीक है। भारत में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि संसद ने या राज्य विधायिकाओं ने कोई विधि पारित करी, सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हुई और अक्सर सुप्रीम कोर्ट उन विधियों को संविधान के प्रावधानों के तहत न होने के कारण अवैध या शून्य घोषित कर देता है और वह विधि निरस्त हो जाती है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ये एक आप शॉर्ट में समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं। ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है, उसकी चर्चा करेंगे हम जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है USA से लिए गए ये प्रावधान। तो दोस्तों आज हमने उन प्रावधानों पर चर्चा करी कि कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है। 1 नंबर का प्रश्न अक्सर आता है और सीधे आता है, इसमें घुमा फिरा के नहीं आता। या तो सत्य में आ जाएगा या फिर सीधे आ जाएगा कि जैसे न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहाँ से लिया है, राष्ट्रपति के महाभियोग हमने कहाँ से लिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड या इससे पूर्व में पढ़ाए गए टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। सेशन यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुझे मोटिवेशन देगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं और आपकी तैयारी को एक सुदृढ़ दिशा प्रदान करूं। धन्यवाद।